शहर से थोड़ी दूरी पर पुराने पेड़ों और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक विशाल घर था। यह कोई साधारण घर नहीं था, कोठी थी। संगमरमर की सीढ़ियाँ, लकड़ी के बड़े दरवाजे, ऊंचे ऊंचे झूमर और लंबे गलियारे जिनमें कदमों की आहट गूंज उठती थी। इस घर में निखिल अपने परिवार के साथ रहता था। घर की शोभा देखने वाले कहते, वाह कितनी शान है इस घर की। लेकिन जो लोग पास पड़ोस में रहते थे वे अक्सर फुसफुसाते, ये घर बाहर से तो जितना खूबसूरत दिखता है अंदर से उतना ही डरावना है। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता और आसमान लाल पीला हो जाता, तब यह कोठी मानो एकदम बदल सी जाती। पेड़ों से आती हवा खिड़कियों की झिर्रियाँ से गुजरती और अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ पैदा करती। पुराने लकड़ी के दरवाजे बिना वजह कराह उठते। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात, तहखाना। निखिल इस घर का मालिक, जो 50 के करीब का उम्र है उसका, बिजनेस में सफल है लेकिन स्वभाव से बहुत गुस्सैल है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर हमेशा झलकता था। सुवर्णा, निखिल की पत्नी, शांत, पूजा पाठ में लगी रहने वाली औरत, घर में सबको संभालने वाली। तरुण, उनका बेटा, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करता था लेकिन अक्सर घर आता जाता। अदिति, तरुण की पत्नी, नई नई इस घर में आई थी, बहुत ही जिज्ञासु, साहसी और साफ बोलने वाली थी। ईशा, निखिल की छोटी बेटी, कॉलेज में पढ़ती थी, थोड़ी भावुक लेकिन बहुत होशियार थी। अदिति ने जब पहली बार इस घर में कदम रखा था तो उसे सब कुछ किसी फिल्मी महल जैसा लगा। इतना बड़ा घर जैसे राजमहल हो, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसी शाम उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। डिनर के बाद वह कमरे में जा रही थी, तभी नीचे वाले गलियारे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह ठिठक गई। कदमों को रोके उसने कान लगाया। चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, किसी औरत की टूटी फूटी आवाज़ गूंजी। अदिति ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन तभी ईशा पीछे से आ गई और हंसते हुए बोली, भाभी, यहाँ नए लोग अक्सर कुछ न कुछ सुनते हैं, आदत डाल लो। अदिति ने हंसने की कोशिश की पर दिल में बेचैनी बैठ गई थी। घर के एक कोने में लोहे का एक बड़ा दरवाज़ा था, वही तहखाने का रास्ता था। उस दरवाजे पर जंग लगी थी, पर ऊपर पुराने ज़माने का बड़ा ताला पड़ा था। अदिति ने नोट किया कि जब भी वह दरवाजे के पास जाती उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। एक दिन उसने स्वर्णा से पूछ ही लिया, माँ, इस तहखाने में क्या है? स्वर्णा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, पुराना सामान है, कुछ देखने लायक नहीं है। लेकिन अदिति को लगा कि स्वर्णा की आंखें डर से काँप रही थीं। एक रात जब सब सो रहे थे, अदिति की आंख अचानक खुली। उसने सुना ठक ठक ठक, आवाज़ नीचे से आ रही थी। वह धीरे धीरे उठी और गलियारे तक गई। तहखाने का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से अंधेरे में लाल सी चमक झलक रही थी। अदिति का दिल तेज़ धड़कने लगा। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डरकर चीख पड़ी। पीछे ईशा खड़ी थी। ईशा ने कहा, भाभी, आप भी सुन रही हो ना? ये आवाज़ें कई सालों से आती हैं, पर पापा मम्मी किसी को तहखाने के पास नहीं जाने देते। अदिति ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्यों, वहाँ क्या है? ईशा ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, पर कभी कभी लगता है वहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। अगले दिन दोपहर को जब घर वाले अपने अपने काम में लगे थे, अदिति और ईशा ने तय किया आज वे तहखाने में झांकेंगी। दोनों ने ताले को ध्यान से देखा। ताला तो बाहर से लगा था,
लेकिन दरवाज़ा थोड़ा हिल रहा था, जैसे भीतर से किसी ने धक्का दिया हो। ईशा डरते डरते बोली, भाभी, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अदिति ने कहा, नहीं, हमें सब सच जानना ही होगा। दोनों ने दरवाज़ा खोला। अंदर की सीढ़ियाँ अंधेरे में नीचे उतरती जा रही थीं, जैसे किसी गहरी खाई में ले जा रही हो। टॉर्च जलाकर वो धीरे धीरे नीचे उतरी। तहखाना बहुत बड़ा था। चारों तरफ पुराने संदूक, लकड़ी के बक्से और लोहे के औजार बिखरे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात थी दीवारों पर बनी अजीब सी आकृतियाँ। कहीं लाल रंग से बनाए गए गोल घेरे, कहीं चाकू जैसी आकृतियाँ, और बीच में एक बड़ा सा त्रिकोण था जिस पर सूखे खून धब्बे जैसे थे। ईशा कांपते हुए बोली, ये सब किसने बनाया होगा? अचानक पीछे से ज़ोर का धमाका हुआ। दोनों मुड़ी। दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। टॉर्च झपकने लगी और उसी झपकते उजाले में उन्होंने देखा एक परछाई जो मानो किसी रस्सी से लटक रही हो। धीरे धीरे परछाई का चेहरा साफ हुआ। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि स्वर्णा जैसा लग रहा था। ईशा चीख पड़ी। अदिति ने उसका हाथ पकड़कर दरवाज़ा ढकेला। किसी तरह दोनों बाहर निकल आई। शाम को निखिल को पता चला तो वो तहखाने में गई थी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने साफ मना किया था वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता? अदिति ने डरते हुए पूछा। लेकिन पापा, वहाँ आखिर है क्या? निखिल चुप रहा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। वह बस इतना बोला, वहाँ मत जाना वरना सब बर्बाद हो जाएगा। उस रात स्वर्णा अदिति के कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, बिटिया, तू नई है इसलिए तुझे अजीब लगता है, लेकिन इस घर में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर है। अदिति ने हिम्मत करके कहा, माँ सच बताइए, क्या तहखाने में कोई है? स्वर्णा काँप गई। कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, जो वहाँ है वो हमारे खून से जुड़ा है। अदिति हक्का बक्का रह गई। उस रात अदिति को नींद नहीं आई। वह बार बार करवटें बदलती रही। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला। बाहर गलियारे में सफ़ेद कपड़ों में एक औरत का साया दिखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, हाथ खून से सने थे। वह धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ रही थी। अदिति ने देखा कि वह औरत स्वर्णा जैसी लग रही थी। उसका गला सूख गया, वह हिल भी नहीं पाई। लेकिन अगले ही पल वह साया गायब हो गया। सुबह तहखाने का दरवाज़ा खुला मिला। एक लकड़ी का बक्सा बाहर रखा था। उस पर खून जैसे धब्बे थे। अदिति ने कांपते हाथों से बॉक्स खोला। अंदर से निकली एक पुरानी गुड़िया जिसका चेहरा आधा फटा हुआ था। गुड़िया के होठों से जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा, अदिति, सच मत जान वरना मौत हो जाएगी। अदिति चीख पड़ी। पूरा परिवार दौड़ कर आया। निखिल ने बॉक्स उठाया और फिर तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन अदिति का मन अब और बेचैन था। उसने ठान लिया, इस घर का सच तो मुझे जानना ही होगा। गुड़िया वाली घटना के बाद से अदिति चैन से नहीं रह पा रही थी। रात को नींद में अक्सर उसे वही गुड़िया दिखती, फटे चेहरे वाली, खून से सनी हुई। वह सपनों में धीरे धीरे पास आती और फुसफुसाती, तू ही है, तू ही है। अदिति नींद से पसीने पसीने जाग उठती। कमरे में अंधेरा छाया होता। खिड़की से आती हवा पर्दे को हिलाती और उसे लगता कोई परछाई उसके सिरहाने खड़ी है। ईशा ने भी नोटिस किया कि भाभी अब ज़्यादा चुप रहने लगी है। एक शाम उसने कहा, भाभी, आप ठीक तो हो? चेहरा देखो कितना उतरा हुआ लग रहा है। अदिति ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन बोली, ईशा, मुझे लगता है वो गुड़िया मुझे बुला रही है। ईशा सिहर गई। स्वर्णा ने भी महसूस किया कि घर का माहौल बदलने लगा है।
वह बार बार पूजा पाठ करने लगी। हर सुबह और हर शाम अगरबत्ती और मंत्रों की आवाज़ पूरे घर में गूंजती। एक दिन अदिति ने पूछा, माँ, क्या आप भी जानती हैं कि तहखाने में क्या है? स्वर्णा ने आंखें चुराकर कहा, बस इतना जान बिटिया, जो वहाँ बंधा है वो कभी मुक्त नहीं होना चाहिए। अगर वो आज़ाद हुआ तो इस घर की और इस खानदान की जड़ें ही सूख जाएंगी। अदिति और उलझन में पड़ गई। एक दिन की बात है, अदिति पास के मंदिर में गई। वहाँ बुजुर्ग औरतें उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगी, अरे ये तो निखिल की बहू है, बेचारी को क्या पता किस घर में आई है। उस घर की औरतें तो कभी भी सुख नहीं देख पाती। अदिति चौंक पड़ी। वह उनके पास जाकर बोली, आप लोग क्या कह रही हैं? मेरे घर के बारे में कुछ जानती हैं? एक बुजुर्ग औरत ने कांपते हुए कहा, बिटिया, तेरे घर का तहखाना, वहाँ आज भी एक औरत की आत्मा रोती है। सालों पहले उसकी बलि दी गई थी, तेरे ससुर के बाप दादा के ज़माने में। उसी का खून उस तहखाने की दीवारों में है। अदिति का तो मानो खून ही जम गया। उसने पहली बार लगा कि वह सिर्फ डरावना सपना नहीं बल्कि असली सच्चाई है। रात को जब अदिति सो रही थी, उसे लगा किसी ने उसके पैरों को छुआ। वह चौंक कर उठी। कमरे में अंधेरा था। तभी धीरे धीरे अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर वही गुड़िया रखी थी, जबकि निखिल ने उसे तहखाने में बंद कर दिया था। गुड़िया धीरे धीरे आगे सरकी और ज़मीन पर गिर गई। गिरते ही उसके मुंह से वही आवाज़ निकली, अदिति, तू ही है मेरी जगह। अदिति फिर चीख पड़ी। तरुण दौड़ कर आया, लेकिन जब उसने देखा तो अलमारी बंद थी और अंदर कुछ भी नहीं था। तरुण ने गुस्से में कहा, अदिति, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। ये घर ठीक है, बस तुम बेवजह डर रही हो। अदिति ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से वह जानती थी ये सब सच है। अगले दिन ईशा को तहखानों की सीढ़ियों के पास एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोला तो उसमें एक फटी पुरानी डायरी थी। काले पन्नों पर लाल स्याही से कुछ लिखा था। ईशा ने पन्ने पलटे और पढ़ा, आज हमने सौदा पूरा किया। हमारे खानदान की जड़ें बचाने के लिए तांत्रिक ने कहा एक औरत की बलि देनी होगी। हमने वही किया। उसे तहखाने की दीवारों में बांध दिया गया। अब उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी है, अगर कभी कोई औरत इस घर की दीवारों का सच खोजेगी तो आत्मा उसका शरीर अपना लेगी। ईशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह तुरंत अदिति के पास गई और डायरी दिखा दी। अदिति ने पढ़कर धीरे से कहा, तो इसका मतलब वो आत्मा मुझे चाहती है, मेरे शरीर को। उसके बाद घर का माहौल और बिगड़ गया। दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ नज़र आने लगीं। रात को सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज़ गूंजती। कभी अचानक झूमर हिलने लगता। सबसे डरावना पल तब आया जब ईशा ने देखा कि अदिति आईने में खड़ी खुद से बातें कर रही है। आईने में उसका चेहरा थोड़ा अलग था, आंखें लाल, होठ काले। ईशा ने डर कर कहा, भाभी, आप क्या कर रही हैं? अदिति पलटी और बोली, कुछ नहीं, बस वो मुझसे बात कर रही थी। ईशा का तो खून सूख गया। कौन? अदिति ने ठंडी सांस लेकर कहा, वो जो तहखाने में बंधी है। अब तक यह साफ हो चुका था कि तहखाने में जिस औरत की बलि दी गई थी, उसकी आत्मा अदिति को अपना माध्यम बनाना चाहती है। हर रात अदिति बदलने लगी थी। कभी वह अंधेरे में खड़ी घंटों दीवारों को घूरती, कभी अपने हाथों से खुद को जख्मी करती। निखिल को लगता उसकी बहू बीमार है, पर ईशा जान चुकी थी ये बीमारी नहीं, यह कब्ज़ा है। डायरी के आखिरी पन्ने से पूरा सच सामने आया। सालों पहले इस खानदान की औरतें लगातार मर रही थीं। परिवार का वंश खत्म हो रहा था। एक तांत्रिक ने सुझाव दिया,
अगर किसी पराई औरत की बलि दी जाए तो खानदान सुरक्षित रहेगा। निखिल के दादा ने गांव की ही एक औरत को धोखे से घर बुलाया, उसकी हत्या की और उसे तहखाने में जिंदा दफना दिया। उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। लेकिन तांत्रिक ने चिताया था, जब भी इस घर की बहू सच तक पहुंचेगी, आत्मा उसके शरीर को अपना घर बना लेगी। अब वही हो रहा था। उस रात हवा अजीब तरह से बह रही थी। पूरे घर में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। झूमर जोर जोर से हिलने लगा। अदिति अचानक गायब हो गई। स्वर्णा, निखिल, तरुण और ईशा ने पूरे घर में ढूंढा। आखिरकार तहखाने से औरत की कराह सुनाई दी। सब डरते हुए नीचे गए। वहाँ अदिति खड़ी थी, पर अब उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वह हंस रही थी, पर हंसी इंसानी नहीं थी। उसके पीछे दीवार से खून बह रहा था। आत्मा उसकी देह में समा चुकी थी। तरुण चीख पड़ा, अदिति, संभालो खुद को। पर अदिति की आवाज़ गहरी और ठंडी हो चुकी थी। अब मैं अदिति नहीं, मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने मारा था। तुम्हारे खानदान ने मेरा खून बहाया था। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। तरुण ने हिम्मत करके हाथ में जलता दिया उठाया और बोला, अगर तू सच में वही है तो आज तेरा अंत होगा। आत्मा ने अदिति की देह से तरुण को हवा में उछाल दिया। वह ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। ईशा कांपती हुई बोली, भाभी, अगर आप सुन सकती हो तो बाहर आओ, आप उससे मजबूत हो। एक पल को अदिति की आंखों से आंसू बहे। उसकी देह कांपी, जैसे अंदर से अदिति और आत्मा दोनों लड़ रही हैं। स्वर्णा ने वही मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने तांत्रिकों से सीखा था। पूरा तहखाना गूंजने लगा। आत्मा दर्द से चीखने लगी। दीवारें टूटने लगी, छत से धूल गिरने लगे। आखिरकार अदिति जोर से चीखी और ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से काला धुआं निकलकर दीवारों में समा गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अदिति बेसुध पड़ी थी, लेकिन जिंदा थी। अगले ही दिन पूरे परिवार ने तय किया कि तहखाने को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। दीवारें तोड़ी गईं, वहाँ से कंकाल मिला, वही औरत का जिसकी बलि दी गई थी। गांव के पंडितों ने विधि विधान से उसकी आत्मा का अंतिम संस्कार करवाया। धुआं उठते ही सबको लगा जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। अदिति धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक डर की छाया बनी रहती थी। ईशा ने उससे एक बार पूछा, भाभी, क्या अब सब खत्म हो गया? अदिति ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ शायद, लेकिन कभी कभी रात को लगता है जैसे कोई अब भी मेरा नाम पुकारता है। ईशा सिहर गई। घर अब शांत था, तहखाना बंद हो चुका था, लेकिन परिवार जानता था शाप कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। वह बस सो जाता है, अगली पुकार तक।